नमस्कार। बीपी कंपटीशन एकेडमी में आप सबको स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि आप सब लोग टेस्ट दे रहे हो, लगातार टेस्ट दे रहे हो, अगले संडे की तैयारी में जुटे हुए हो, क्योंकि संडे को क्या होता है, हम 100 प्रश्नों का एक टेस्ट लेते हैं। इस संडे को उस तरह का टेस्ट नहीं होगा, बल्कि इस संडे को 30 प्रश्नों का ही टेस्ट होगा। अगले संडे को 100 प्रश्नों का टेस्ट होगा। सभी लोग ध्यान से अच्छे से आंसर दें, ठीक है ना। क्योंकि अगले संडे को हम क्या करने वाले हैं, अगले संडे को जो टेस्ट होगा उसका रिजल्ट हम नहीं, आप ही बताएंगे। हम खाली उसकी आंसर शीट जारी कर देंगे और आप लोग आंसर खुद ही चेक कर लीजिएगा। अपने नंबर्स आप लोग खुद ही देख लीजिएगा, कौन कितना पाया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अधिकतर ये देखने में आया है कि सर नंबर हमारे कम हैं, हमारे ज़्यादा हैं, इस तरह के केसेस बहुत सारे बच्चों के बीच में आते हैं। तो ये हो जाता है कि भाई असंतुष्टि के कारण ना रहें। बेहतर है कि हम आपको एक आंसर शीट जारी कर देंगे, उस आंसर शीट से आप मिला लीजिएगा कि आप कितना स्कोरिंग कर सकते हो, किए हो, ठीक है। चलिए, तो इस प्रश्न को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न ये कहता है, पार्टी, पावर, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के लिए भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता के अनुसार किस समय से विवेकाधीन निधि से अनुदान भुगतान अनुमोदित नहीं किया जाएगा। चुनाव शुरू होने से 24 घंटे पहले, आयोग द्वारा समय चुनाव की घोषणा की गई है, या फिर चुनाव शुरू होने से 36 घंटे पहले, या फिर चुनाव शुरू होने से 48 घंटे पहले। इस तरह की कोई भी गतिविधि, आप जो भी सही आंसर हो आपको करेक्ट करके बताना है। जब इसके सही आंसर की हम बात कर लें, तो चूँकि जब यहाँ पर भुगतान या अनुमोदित नहीं होने की बात कही जा रही है, तो आयोग द्वारा समय चुनाव की घोषणा की गई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। कल से हम चुनाव के बहुत सारे प्रश्नों को डिस्कस किए हैं, ठीक है। आज फिर उसी पे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो सभी लोग अच्छे से ध्यान से इन सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को नोट करते चलें। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 662 नंबर प्रश्न कहता है, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के अनुसार वे मतदान के करीब तय किए गए घंटे के समाप्त होने वाले घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक मीटिंग नहीं कर सकते। कितने घंटे तय किए गए हैं? 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे या फिर 48 घंटे। यदि बात की जाए कि चुनाव अवधि मतदान के करीब तय समय की यदि हम बात करें, तो 48 घंटे के भीतर सार्वजनिक मीटिंग जो है नहीं हो सकती है। आपको पता होगा जब चुनाव होना होता है तो 48 घंटे के पहले जो है वो प्रचार प्रसार सब बंद हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह की अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 663 नंबर प्रश्न कहता है, भारत के दूरसंचार और नियामक प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 1997 में भारत सरकार का एक कार्यकारी आदेश, 2001 में भारत सरकार का एक कार्यकारी आदेश, या फिर 1997 कानून द्वारा संसद, या फिर 2001 कानून द्वारा संसद। 4 ऑप्शनों में से जो सही आंसर है आपको करेक्ट करके बताना है, ठीक है। तो इस पे जब सही आंसर की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी जो है उसका सही उत्तर होगा, 1997 कानून द्वारा संसद। यानी भारत में दूरसंचार और नियामक प्राधिकरण की स्थापना 1997 में संसद ने कानून बनाकर की थी, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, ठीक है। 664 नंबर प्रश्न, भारत के वित्त मंत्रालय के परिसर को पूर्वी ब्लॉक, पश्चिमी ब्लॉक, उत्तरी ब्लॉक और दक्षिण ब्लॉक भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? भारत के वित्त मंत्रालय के परिसर को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है उत्तरी ब्लॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी उत्तरी ब्लॉक कहा जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न 665 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक नागरिकों को सहकारी समितियों का गठन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है? 110, 111, 112, 113। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से सही आंसर आपको करेक्ट करके बताना है। जब बात की जाए गठन करने के मौलिक अधिकार की, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, 111। इस तरह चलते हैं हम अगले प्रश्न पे, 666 नंबर प्रश्न। देखो 666 कितना अच्छा नंबर है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में पहली बार भारत में द्विशासन के रूप में जाना जाने वाला एक सिस्टम पेश किया गया, जिसमें यह बताया गया कि विभिन्न विषयों के क्षेत्र में विभाजित किए गए थे। केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय, आरक्षित विषय और स्थानांतरित विषय,
निहित विषय और अवशिष्ट विषय, सामान्य विषय और समवर्ती विषय। 4 ऑप्शनों में से जो सही आंसर आपको करेक्ट करके बताना है। तो जब इसके सही आंसर की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर होगा आरक्षित विषय और स्थानांतरित विषय। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 667 नंबर प्रश्न। कहता है सेवा का अधिकार निम्नलिखित बिलों अधिनियमों में से एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक का, या फिर नागरिक चार्टर और शिकायत निवारण विधेयक का, या फिर सूचना का अधिकार अधिनियम का, या फिर इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों में से सही आंसर आपको करेक्ट करके देना है। जब 4 ऑप्शनों में से सही आंसर की यदि हम बात कर लें तो कौन सा सही उत्तर होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वो महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है, बिलों का। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर होगा। समझ में आ रही बात ना, सेवा के अधिकार का सूचना अधिकार का अधिनियम का भाग है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 668 नंबर। राज्यों और केंद्र के बीच राजस्व साझाकरण व्यवस्था को हल करने के लिए वित्त आयोग रखने का प्रावधान संविधान का हिस्सा है, जिसके तहत निम्नलिखित अनुच्छेदों में एक है 265, 270, 274 और 280। यदि हम इस पे अनुच्छेदों की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। यदि आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहते हैं, कहता है AFSPA पहली बार कहाँ लगाया गया, मणिपुर में, जम्मू कश्मीर में, या फिर पंजाब में, या फिर 7 पूर्वी राज्यों में, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। जब इसके सही आंसर की बात करें AFSPA पहली बार कहाँ लगाया गया, तो ये पहली बार जो है 11 सितंबर 1958 को लगाया गया था। कब लगाया था, 11 सितंबर 1958 को लगाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा 7 पूर्वोत्तर राज्यों में। कौन कौन से 7 पूर्वोत्तर राज्य थे, ध्यान से समझिएगा। अरुणाचल प्रदेश थे, असम थे, मणिपुर थी, मेघालय थे, और मिजोरम और नागालैंड और त्रिपुरा। कितने हो गए, ध्यान से समझिएगा। अरुणाचल प्रदेश बताया मैंने, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, 7 हो गए। तो इस तरह चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा 670 नंबर प्रश्न। कहता है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 17 है, 19 है, 21 है, 22 है। कई लोगों को पता होगा और अधिकतर लोगों को पता होगा, लेकिन ये पता नहीं होगा ये 22 भाषाएं कौन कौन सी है। तो मैं अभी बता रहा हूं, सभी लोग नोट करते चलो, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, सभी लोग बता चुके हैं और बहुत अच्छा आंसर है, ठीक है, ध्यान से समझिए। अब ये लिख लीजिए कि ये 22 भाषाएं कौन कौन सी है, ठीक है। असमिया एक भाषा कौन सी है, असमिया, ठीक है। दूसरी है उड़िया, कौन सी, उड़िया। तीसरी है उर्दू, तीसरी भाषा है उर्दू। चौथी भाषा है कन्नड़। पांचवी भाषा है कश्मीरी, और छठी भाषा है कोंकणी, और 7वीं भाषा है गुजराती, और 8वीं भाषा है डोंगरी, 9वीं भाषा है तमिल, 10वीं भाषा है तेलुगु, 11वीं भाषा है नेपाली, 12वीं भाषा है पंजाबी, 13वीं भाषा है बांग्ला, 14वीं भाषा है बोडो, 15वीं भाषा है मणिपुर, 16वीं भाषा मराठी, 17वीं भाषा मलयालम, 18वीं भाषा मैथिली, 19वीं भाषा संथाली, 20वीं भाषा संस्कृत, और 21वीं भाषा सिंधी, और 22वीं भाषा जो छूट गई है, क्या नाम है, हिंदी, ठीक है। तो 22वीं भाषा क्या है, हिंदी। इस तरह हमने 22 भाषाओं को आपको बताया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 671 नंबर आपके स्क्रीन पर है। क्या कहता है ये प्रश्न, ध्यान से समझिएगा। कहता है भारत में केंद्रीय विधायिका और संसद में क्या अंतर है। केंद्रीय विधायिका में लोकसभा और राज्यसभा शामिल है, संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल है। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, केंद्रीय विधायिका में केवल लोकसभा, संसद, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। तीसरा क्या कहता है, कहता है केंद्रीय विधायिका में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल हैं, संसद में लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। चौथा क्या कहता है, इनमें से कोई अंतर नहीं। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, सभी लोगों को इसका राइट आंसर देना है। जब भी इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से कोई नहीं, यानी
क्या आंसर होगा? विधायिका और संसद में क्या अंतर है? यदि बात करें तो विधायिका, भारत में केंद्रीय विधायिका को ही संसद कहा जाता है, इसमें कोई अंतर नहीं है, ध्यान से समझना। भारत में केंद्रीय विधायिका को ही संसद कहा जाता है, ठीक है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है 672 नंबर प्रश्न है, क्या कहता है? कहता है गोपनीयता की निहित अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक हिस्सा है, जिसके तहत भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से एक है। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23। 4 ऑप्शनों में से सही आंसर आपको करेक्ट करके बताना है। अनुच्छेद 21 जो है वो जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 21 जो है वो जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच कहाँ है? मुंबई में है, कलकत्ता में है, चेन्नई में है, या फिर इनमें से कोई नहीं? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, सही आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सुप्रीम कोर्ट की बेंच कहाँ है, ठीक है, तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, जबकि ये कहाँ है? दिल्ली में है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते रहते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 674 नंबर। क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित अनुच्छेद में से, ध्यान से समझना, निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति को, किसको? भारत के राष्ट्रपति को क्षमा, राहत या छूट देने या किसी अपराध के दोषी को, व्यक्ति को किसी भी अपराध के निलंबित या अनुमोदन या यात्रा करने की शक्ति है। कौन सा अनुच्छेद है भाई साहब? बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि राष्ट्रपति की ये विशेष शक्तियां होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अनुच्छेद 72 में, आर्टिकल 72 में ये राष्ट्रपति को क्षमा देने का अधिकार दिया गया है। और अभी जितनी भी बात हम बोले हैं, राहत, छूट, दोषी व्यक्ति को अपराध मुक्त, निलंबित, अनुमोदन, ये सारी क्षमा के अंतर्गत आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 675 नंबर प्रश्न है। कहता है मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप स्कीम किसके लिए है? मुस्लिमों के लिए है। ध्यान से समझना, मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप स्कीम किसके लिए है? मुस्लिमों के लिए। मुस्लिम में बीपीएल परिवार के लिए, 5 अल्पसंख्यक में से बीपीएल परिवार के लिए, 5 चयनित अल्पसंख्यकों के लिए। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आपको बताना है। मैंने आपको बताया था कि 5 चयनित अल्पसंख्यक जो है इसका सही आंसर होगा। अब मैंने आपको परसों के क्लास में, है ना, परसों की क्लास में हमने बताया था कि 5 अल्पसंख्यक कौन कौन से हैं, ठीक है, कमेंट पे बता दो, ठीक है। एक तो मुस्लिम हो गया, जैन हो गया, ठीक है, बौद्ध हो गए, ठीक है, फारसी हो गया, ठीक है, इस तरीके से जो है उर्दू हो गया। तो ये जो मुस्लिम हो गए, ठीक है, ये 5 जो जैन है चयनित हमने आपको बताया था, तो ये क्या हो गए? इनके लिए एक स्कीम बताई गई है, मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फेलोशिप स्कीम, ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है? 5 चयनित अल्पसंख्यकों के नाम जल्दी से कमेंट पे बता दीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न पे 676 नंबर प्रश्न। इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान IAP का लक्ष्य अत्यंत पिछड़े क्षेत्रों में विकास घाटे को ब्रिजिंग करना है, जो खाली स्थान से प्रभावित होते हैं। किससे प्रभावित होते हैं भाई? सूखा से, आतंकवाद से, वामपंथी अतिवाद से, या इनमें से कोई नहीं? 4 ऑप्शन राइट आंसर आपको देना है। तो ये सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होते हैं ये वामपंथी अतिवाद से ही प्रभावित होते हैं, यानी IEP वामपंथी अतिवाद प्रभावित इलाकों के लिए ही है, ठीक है, IEP इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 677 नंबर कहता है प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके लिए है? गरीब के लिए, बेरोजगार के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, अल्पसंख्यक के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है? अल्पसंख्यक। यानी प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय जो कार्यक्रम है वो अल्पसंख्यकों के लिए है। किसके लिए है? अल्पसंख्यकों के लिए है। चलते हैं अगला प्रश्न 678 नंबर आपके स्क्रीन पर है। 14 सितंबर 1949 देश के संविधान निर्माताओं ने हिंदी को, किसको? हिंदी को
खाली स्थान की स्थिति प्रदान करने का फैसला दिया है। क्या करने का? भारत की राष्ट्रीय भाषा बनाने का फैसला लिया है, भारत की आधिकारिक भाषा का बनाने का, संघ की आधिकारिक भाषा या संघ को राष्ट्रीय भाषा बनाने का फैसला लिया है 14 सितंबर 1949 को। तो ध्यान से समझिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो सकता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संघ की आधिकारिक भाषा बनाने का फैसला लिया गया था। ठीक है, संविधान निर्माताओं ने लिया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न 679 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कहता है भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, सही आंसर बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री। ध्यान से समझना, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? सही आंसर होगा प्रधानमंत्री। भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो अगला प्रश्न क्या है? 680 नंबर है। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। भारत का संविधान, संसद द्वारा कानून, बंधुआ श्रम की समस्या को उपरोक्त में से किसके द्वारा संबोधित किया गया? 1, 2, केवल 1, केवल 2 या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से समझिएगा। अब जब यहाँ पर बंधुआ श्रम समस्या की बात की गई है तो ध्यान से ये समझना होगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, 1 और 2, यानी संसद का, भारत का संविधान और संसद द्वारा कानून, दोनों चीज। यानी अनुच्छेद 23 के 1 के तहत भारत का संविधान भीख और मजदूर के अन्य समान रूपों को प्रतिबंधित करता है और बंधुआ श्रम प्रणाली पूरे देश में, बंधुआ श्रम प्रणाली क्या करता है? पूरे देश में कानून द्वारा समाप्त कर देता है। ठीक है, और जब कानून द्वारा समाप्त कर दी गई तो WEF, ठीक है, यानी 25 अक्टूबर 1975 में बंधुआ श्रम प्रणाली उन्मूलन अध्यादेश के तहत, जिसे ब्रांडेड लेबर सिस्टम उन्मूलन अधिनियम 1976 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, WEF का हमने नाम लिया तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, ये था 1975 में बंधुआ श्रम उन्मूलन आदेश को के तहत इनको क्या कर दिया? ब्रांडेड लेबर सिस्टम तैयार कर लिया गया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अपना अगला प्रश्न क्या कहता है? ठीक है, थोड़ा समझना होगा प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है 681 नंबर, कहता है निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, लैंगिक समानता का सिद्धांत, इनमें से किसमें है? ठीक है ना, केवल 1 में, 1, 2 में, 1, 2, 3 में, 1, 2, 3, 4 में। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, सही सभी लोग इसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो सभी लोगों को क्या करना है? इसके आंसर की बात करना है। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या है? आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, 1, 2, 3, 4। अब ये सही होगा तो कैसे होगा? ध्यान से समझिए। जब आपको बताया गया कि सभी भाग लैंगिक समानता के बारे में बात करते हैं, संविधान न केवल महिलाओं को समानता की गारंटी देता है, बल्कि राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपायों को अपनाने का अधिकार भी देता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मौलिक कर्तव्य महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागने के लिए बोलता है, जो स्पष्ट घोषणा के बजाय एक अंतर्निहित विचार की ओर ले जाता है। ठीक है, उनके समस्त अपमानजनक प्रथाएं जितनी भी हैं, जिससे उनको अपमानित फील होता है, ये सारे अपमान को क्या करता है? संविधान जो है छोड़ने को बोलता है, अंतर्निहित करने को बोलता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 682 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारत की संसद द्वारा नहीं बनाया गया है? कौन सा कानून है जो भारत की संसद द्वारा नहीं बनाया गया है? तो देखिए, अभी आप एक AFSPA पढ़े हैं, ये संसद के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? संसद के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद आप एक कानून और पढ़े हैं, अभी नहीं पढ़े हैं, आपको बताएंगे, POTA, पोटा, ये भी संसद के द्वारा बनाया गया है। फिर इसके बाद एक कानून और पढ़ेंगे, FEMA, ये भी संसद के द्वारा बनाया गया है। तो बनाया क्या नहीं गया है संसद के द्वारा? तो संसद के द्वारा MCOCA, यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, ये जो है
ये संसद के द्वारा नहीं बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है 683 नंबर। भारत के प्रधानमंत्री का आवास 7 रेस कोर्स रोड साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है? अनुग्रह, चित्रकूट, पंचवटी या पीएम निवास। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री का आवास 7 रेड कोर्स, रेड साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है? जब हम इस तरह की बात कर लें किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा, पंचवटी। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? पंचवटी। ध्यान से समझिएगा। भारत में प्रधानमंत्री का जो आवास को साधारण रूप से पंचवटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचवटी। बहुत लोगों की जुबान में पीएम निवास रहा होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 684 नंबर प्रश्न। कहता है निम्नलिखित में से किस शब्द को का भारत में संविधान में कोई जिक्र नहीं है? अटॉर्नी जनरल का? गलत। नियंत्रण और महालेखा परीक्षक का? यह भी गलत। कैबिनेट का? यह भी गलत। ये सारे जो है भारत के संविधान में बताया गया है, जबकि जो बजट है, बजट का भारत के संविधान में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। बजट अपना देश निर्धारित करेगा, प्रदेश निर्धारित करेगा और अपनी बजट के हिसाब से करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, तो बजट जो है इसका राइट आंसर था। क्या था? बजट राइट आंसर था। चलते हैं अपने अगले स्क्रीन पर। 685 नंबर आपके स्क्रीन पर है। कहता है भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? राजस्व मंडल, तहसील, जिला, गांव। 4 ऑप्शन में से सही आंसर आपको करेक्ट करके बता रहा है। ठीक है, जब भी प्रशासन की बुनियादी बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, जिला। ठीक है, यानी भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई क्या होती है? जिला होती है। ठीक है, जिला से ही प्रशासन पूरा कंट्रोल करता है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं 686 नंबर प्रश्न। द पॉलिस ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक किसने लिखी? PS राममोहन राव ने, PC अलेक्जेंडर ने, गुरुदास कामत ने, शंकर दयाल शर्मा ने। 4 ऑप्शन में से सही आंसर आपको करेक्ट करके बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन में से क्या करना है? सही आंसर करेक्ट करके बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, शंकर दयाल शर्मा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? शंकर दयाल शर्मा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 687 नंबर। निम्नलिखित समिति में से कौन सी 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GVK राव समिति या फिर सरकारिया समिति। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत की जब बात करें तो बलवंत समिति राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान से समझिए, क्या होगा? बलवंत समिति राइट आंसर होगा। अब ध्यान से समझिए, त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली की सिफारिश जो है बलवंत समिति ने ही की थी। इसमें जिला स्तर पर जिला परिषद, ब्लॉक, तहसील, तालुका स्तर पर पंचायत समिति और गांव स्तर पर ग्राम पंचायत होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? ग्राम पंचायत पर क्या होते हैं? ग्राम पंचायत होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करें 688 नंबर प्रश्न। भारत में ABCD प्रदेशों की सूची में सबसे छोटा प्रदेश कौन सा है? त्रावणकोर, कोचीन, दिल्ली, बिलासपुर, कुर्ग। 4 ऑप्शन में से सही आंसर आपको करेक्ट करके बताना है। तो जब भी बात कर रहे हैं हम ABCD की, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर होगा, यानी बिलासपुर जो है। ठीक है, क्या होगा? बिलासपुर इसका सही आंसर होगा। क्या होगा बेटा? बिलासपुर इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न 689 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। 1 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, 2 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, 3 कानून के सम्मुख समानता का अधिकार, 4 विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार विदेशियों को नहीं दिए जाते? 2, 4। ठीक है, 2, 4, 1, 2, 3। ठीक है, जल्दी से आप बताइए कौन से अधिकार जो है वो विदेशियों को नहीं दिए जाते? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा 4। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो विदेशियों को नहीं दी जाती। अनुच्छेद 15 में, 16 में, 19 में मौलिक अधिकार केवल भारतीयों के लिए ही है। इसीलिए विचार और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो केवल भारतीयों के पास ही है। अभी तक भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 8 प्रतिबंध है। ये देश की संप्रभुता और अखंडता से संबंधित है। 8 प्रतिबंध कौन कौन से हैं? ध्यान से समझिएगा। भाषण देते समय राज्य की सुरक्षा का ध्यान रखना होगा, विदेशी राज्यों के साथ बड़े संबंध रखने होंगे, फिर सार्वजनिक आदेश, सभ्यता का नैतिकता, न्यायालय की छूट, मानहानि, अपराध के लिए प्रोत्साहन, संप्रभुता और भारत की अखंडता।
इन 8 प्रतिबंधों को संविधान में उनके वर्तमान के रूप में पहले संशोधन विधेयक 1951 के तहत किया गया। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य 1950 द्वारा इसको तैयार किया गया। इस तरह इसका अगला आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं जिसका आप लोग बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे, 690 नंबर प्रश्न। देखिए, जम्मू कश्मीर राज्य की विधान शक्तियां उन मामलों के लिए विस्तार नहीं करती जिनके संबंध में संसद के पास भारत के संविधान के तहत राज्यों के लिए कानून बनाने की शक्ति है। ये बताइए, उपर्युक्त जो ऊपर हम प्रावधान पढ़ करके आ रहे हैं निम्नलिखित में से किस में है? भारत के संविधान के भाग 6 में, या भारत के संविधान अनुच्छेद 370 में, या फिर अनुच्छेद 238 में, या फिर जम्मू कश्मीर के संविधान में। 4 ऑप्शनों में से यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर निकल करके आता है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर के संविधान में, जम्मू कश्मीर के संविधान में विधान शक्तियां उन मामलों पर विस्तार नहीं करती, ठीक है, जिनके संबंध में संसद के पास भारत के संविधान के तहत राज्यों के लिए कानून बनाने की शक्ति है। ठीक है, अभी जो है तो इस पर कुछ संशोधन हुआ है 370 के तहत, लेकिन आज भी ये कानून लागू है। चलिए अगले प्रश्न। अब इस तरह से आप सभी लोग अच्छे से आंसर दीजिए। कल फिर हम पढ़ेंगे अपने प्रश्नों को। इसी तरह अपना समय याद रखिए, शाम 8 बजे। ठीक है, आज आपको मैथ्स की क्लासेस भी मिलेंगी और जीएस की क्लासेस भी मिलेंगी। ठीक है, मैथ्स की क्लास आपको 3 बजे मिलेगी, ठीक है, और जीएस की क्लासेस आपको 5 बजे मिलेगी। एक काम करते हैं, मैथ्स की क्लासेस आपको जो है 3 बजे कर देते हैं और जीएस की क्लासेस आपकी 5 बजे रहेंगी। ठीक है, चलिए बेटा, और शाम को आपका 8 बजे ये रहेगा ही। ठीक है, चलिए धन्यवाद आप सबका। अच्छे से आप सभी लोग पढ़ते रहो।